बचपन से ही लड़कियों के कॉलेज में पढ़ने वाली रश्मि को जब काउंसलिंग में कोएड कॉलेज मिला तो उसने बहुत कोशिश की कॉलेज चेंज करवाने की, मगर नहीं करवा सकी। उसने कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, मगर वो दिल ही दिल में बहुत घबरा रही थी, क्योंकि कभी भी वो लड़कों के साथ नहीं पढ़ी थी। हालांकि उसका चचेरा भाई नीरज वहीं पढ़ता था, तो उसने बोला था कि चिंता ना करो, मैं तुम्हें वहाँ पहले दिन मिल जाऊँगा और सब बता दूँगा। उसने 11 बजे का समय दिया था। रश्मि ठीक 11 बजे कॉलेज के गेट पे पहुँच गई, लेकिन नीरज कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने 10 मिनट नीरज का इंतज़ार किया और फिर फ़ोन लगाया। नीरज ने बताया कि उसे आने में 10-15 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि वो जाम में फंसा हुआ है। उसने कहा, तब तक तुम काउंटर पर जाकर फीस जमा कर दो, नहीं तो लंबी लाइन लग जाएगी और धूप भी तेज़ हो जाएगी। अब उसकी हालत और ख़राब हो गई। उसने डरते डरते कॉलेज के अंदर प्रवेश किया। चारों तरफ ढेर सारे लड़के लड़कियां देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और इस चक्कर में वो ये भूल गई कि वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी है। अचानक पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। रश्मि ने चौंक कर देखा। पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था। रश्मि जैसे ही पलटी, उसने पूछा, क्या आप बता सकती हैं फ़ीस किधर जमा होती है? दरअसल मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, रश्मि ने धीरे से कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं भी यहाँ पहली बार ही आई हूँ, लड़के ने कहा। ओह सॉरी, और आगे बढ़ गया। रश्मि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे पूछे। रश्मि इधर उधर देख रही थी कि अचानक वही लड़का आ गया और बोला, मैंने पता कर लिया है फ़ीस कहाँ जमा होती है। मैंने सोचा आपको भी फ़ीस जमा करनी होगी, इसीलिए मैं आपको भी लेने आ गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। रश्मि की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए वो उसे लड़के के साथ चुपचाप चल दी। फ़ीस काउंटर पर पहुँच गई। उस लड़के ने अपने बैग में से फॉर्म और रुपए निकालकर रश्मि को देते हुए कहा, प्लीज़ आप मेरी भी फ़ीस जमा कर देंगी। रश्मि ने चौंक कर उसकी ओर देखा तो वो बोला, क्या है ना कि लड़कों की लाइन बहुत लंबी है और लड़कियों की लाइन में 2-3 ही लोग हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रश्मि ने उसके हाथ से फॉर्म ले लिया और काउंटर की ओर बढ़कर लड़कियों की लाइन में लग गई। उसने फॉर्म में देखा, लड़के का नाम था समर। वो भी फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेने आया था। काउंटर पर पहुंचकर रश्मि ने समर की ओर अपनी फ़ीस जमा की और वापस आ गई। उसने समर को फ़ीस की रसीद और बचे हुए पैसे वापस किए। तब तक नीरज भी वहां आ गया। आते ही बोला, सॉरी रश्मि, मैं जरा जाम में फंस गया था। फ़ीस जमा हो गई क्या? रश्मि ने गुस्से में नीरज को घूरते हुए कहा, हाँ जमा कर दी। तभी समर बोला, और साथ में मेरी भी। फिर उसने रश्मि की तरफ मुड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच, और वहाँ से चला गया। नीरज ने रश्मि को अपने साथ ले जाकर उसकी क्लास दिखा दी और दोनों वापस आ गए। अगले दिन रश्मि जब क्लास में पहुंची तो एक खाली सीट देखकर वहीं बैठ गई। उसने सिर उठाकर ये भी नहीं देखा कि क्लास में कौन कौन बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद क्लास में प्रोफेसर आए। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि रश्मि के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था और वो चुपचाप बैठी थी। प्रोफेसर के बाहर निकलते ही उसके बगल की सीट में समर आकर बैठ गया और बोला, हाय रश्मि। रश्मि ने अचानक उसकी तरफ देखा और बोला, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? इस पर समर ने जवाब दिया, कल आपके भैया ने आपको रश्मि कहकर बुलाया था और आज क्लास में अटेंडेंस हुई रश्मि नाम लेकर। रश्मि कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी, इसीलिए उसको समर का बगल में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी समर बोला, आपको पता है क्लासेस 1 हफ्ते पहले ही स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोगों ने एडमिशन लेट लिया है, लेकिन आप चिंता न करिए, ये लीजिए नोट्स, मैंने इंतज़ाम कर लिया है। आज आप रख लीजिए, कल मुझे दे दीजिएगा। रश्मि ने चुपचाप नोट्स ले लिए और थैंक यू बोलकर उठ गई। अगले दिन क्लास में घुसते ही रश्मि ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। समर अभी नहीं आया था।
वो चुपचाप जाकर एक सीट पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद क्लास में समर आता दिखाई दिया। रश्मि ने आवाज़ लगाई, समर। समर दौड़ के रश्मि के पास आया। रश्मि ने उसे नोटिस वापस करते हुए कहा, थैंक यू समर। इट्स ओके, समर ने कहा, इट्स ओके, और पीछे वाली सीट पे बैठने चला गया। इसके बाद धीरे धीरे रश्मि की दोस्ती कृतिका नाम की एक लड़की से हो गई। लड़कों से वो अभी भी बहुत कम बात करती थी। इस बीच समर ने भी उससे बात करना कम कर दिया था। उसका अपना दोस्तों का अलग ग्रुप बन चुका था। मगर रश्मि मौके बेमौके चोर नज़रों से उसको देख लिया करती थी। पता नहीं क्यों वो समर के प्रति लगाव महसूस कर रही थी। शायद कॉलेज में आने के बाद वो पहला लड़का था जिससे उसकी मुलाकात हुई थी, या शायद उसने उसकी मदद की थी, या पता नहीं क्या था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब रश्मि भी कॉलेज में काफ़ी सहज महसूस करने लगी थी और लड़कों से बात करने में उसे उतनी घबराहट नहीं होती थी जितनी पहले होती थी। एक दिन सभी दोस्तों ने मिलकर पिकनिक का प्लान बनाया। रश्मि नहीं जाना चाहती थी, मगर कृतिका ज़बरदस्ती उसे खींच के ले गई। रश्मि जैसे ही बस में चढ़ी, उसकी नज़र समर से टकरा गई, मगर वो तुरंत नज़र झुकाकर आगे बढ़ गई और एक खाली सीट पे जाकर बैठ गई। उसके बगल में उसकी सहेली कृतिका भी आकर बैठ गई। कुछ देर कृतिका से बात करने के बाद रश्मि ने पढ़ने के लिए किताब निकाली। रश्मि का बहुत मन कर रहा था समर से बात करने का, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। सभी लड़के लड़कियां नाच गाने में मगन थे, मगर समर शांति से हेडफोन लगाए हुए गाने सुन रहा था। रश्मि बार बार उसकी ओर देख लेती थी, मगर वो आंखें बंद करके सीट से सिर टिकाकर सिर्फ गाने के मज़े ले रहा था। थोड़ी देर बाद कृतिका के फ़ोन पे एक कॉल आई और वो उठकर जाने लगी। रश्मि ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कृतिका बोली, यार समझा कर ना, कॉलेज में तो मौका नहीं मिल पाता। आज मैं रितेश के पास बैठने जा रही हूँ। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। रितेश कृतिका का बॉयफ्रेंड था और शायद वो टूर भी एक दूसरे के लिए ही आए थे। एक अजीब इत्तेफाक था कि रितेश समर के ही साथ सीट पे बैठा हुआ था। जब कृतिका वहाँ गई तो समर को उठकर रश्मि के पास आना पड़ा। समर ने आकर रश्मि से पूछा, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके बगल में बैठ जाऊँ? रश्मि ने कहा, जी। बगल में बैठने के बाद समर ने फिर से हेडफोन अपने कानों में लगाकर सीट से सिर टिका लिया और रश्मि किताब पढ़ती रही। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि समर से क्या बात करें। थोड़ी देर बाद सब पार्क में पहुंच गए। पार्क में पहुंचने के बाद सब लोग पैदल चलने लगे। सभी लोग अपने ग्रुप के साथ चल रहे थे, कुछ जोड़े में चल रहे थे। रश्मि भी कृतिका के साथ चल रही थी। कृतिका की वजह से रितेश और रितेश की वजह से समर भी साथ में ही थे। चलते चलते कभी अचानक रश्मि का हाथ समर के हाथ से छू जाता था तो उसके बदन में करंट सा दौड़ जाता था। थोड़ी देर बाद कृतिका ने झूले पे बैठने की जिद की। रश्मि का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसे झूले से डर लगता है, मगर कृतिका किसी भी तरह से ना मानी और ज़बरदस्ती उसे खींचकर झूले पे ले गई। इतना ऊंचा झूला देखकर रश्मि घबरा गई। अंदर घुसते ही कृतिका रितेश के बगल में जाकर बैठ गई। रश्मि को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे घूर के देखा तो कृतिका ने मुस्कुराते हुए सामने की सीट की तरफ इशारा कर दिया, जिस पर मजबूरी में उसे समर के साथ बैठना पड़ गया। जैसे जैसे झूला ऊपर जा रहा था, रश्मि की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने डर से आंखें बंद कर ली। झूले की स्पीड बढ़ते ही रश्मि ने घबराकर समर का हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जब झूला रुका, रश्मि अभी भी आंख बंद किए हुए समर की बाहें तेजी से पकड़े हुई थी। समर ने धीरे से कहा, झूला रुक गया है और मेरे हाथ में दर्द भी होने लगा है। रश्मि ने आंखें खोली और अपना हाथ जल्दी से हटाया और शर्मा कर नीचे उतर गई। उसे कृतिका पे बहुत गुस्सा आ रहा था और अपने आप पे सर मार रही थी। नीचे उतरकर उसे कृतिका और रितेश कहीं नहीं दिखाई दिए। शायद वो दोनों अकेले घूमने चले गए थे। अब रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पीछे उसने घूम के देखा तो समर वहीं खड़ा हुआ था।
उसने कृतिका को फ़ोन मिलाया तो कृतिका ने बताया कि वो वहीं रेस्टोरेंट में हैं। तभी समर बोला, मुझे तो भूख लगी है, अगर आप भी कुछ खाना चाहिए तो चलिए। रश्मि समर के साथ ही चल दी। उसे यूँ अकेले समर के साथ चलना अजीब लग रहा था। रेस्टोरेंट में पहुँचते ही रश्मि ने कृतिका को एक चपत लगाई और बोला, तुझे ज़्यादा भूख लगी थी, मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इस पर कृतिका बोली, तूने तो समर को कस के पकड़ रखा था, मुझे लगा तुझे चलना चाहिए। मुझे लगा कि मुझे चलना ही नहीं सॉरी मुझे लगा कि तुझे चलना ही नहीं है। रश्मि ने इस बात पे झेप कर जैसे ही समर की तरफ देखा, समर इधर ही देख रहा था। रश्मि नज़रें नीची करके चुपचाप वहीं बैठ गई। इस तरह पूरा दिन मज़े में बीत गया। वापसी में सब लोग बस में चढ़ने लगे तो कृतिका धीरे से रश्मि के कान में बोली, यार मैं रितेश के पास ही बैठूंगी। इस पर रश्मि ने गुस्से से कहा, नहीं तू मेरे साथ ही बैठेगी। कृतिका ने हंसते हुए कहा, मैं तो रितेश के साथ ही बैठूंगी, तुझे अगर समर के साथ नहीं बैठना है तो देख ली किसके साथ बैठने वाली है तू। अब रश्मि की मजबूरी थी समर के पास बैठना। समर पहले से ही बैठा हुआ था। रश्मि जाकर चुपचाप उसकी बगल में बैठ गई। लौटने में सब लोग थके हुए थे और शांत बैठे हुए थे। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। रश्मि भी थकान की वजह से जल्दी ही सो गई और उसे पता ही नहीं चला कि कब सोते सोते उसने अपना सिर समर के कंधे पे टिका दिया। जब वो कॉलेज के बाहर रुकी तो कंडक्टर के चिल्लाने की जब बस कॉलेज के बाहर रुकी तो कंडक्टर की चिल्लाने की आवाज़ से उसकी आँख खुली। चलो जल्दी सब लोग अपना अपना सामान उतारो। अचानक रश्मि की आँख खुली तो उसने देखा कि उसके सिर का भार समर के कंधे पे है। वो हड़बड़ा के उठी और बोली, सॉरी मुझे पता ही नहीं चला, आप मुझे जगह देते। इस पर समर बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप गहरी नींद में सो रही थी। रश्मि कुछ नहीं बोली और बाय बोलते हुए अपना बैग लेकर जल्दी से बस से उतर गई। कृतिका और रितेश पहले ही उतर चुके थे। वो उतरकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई। जब समय नीचे आया तो रितेश बोला, तुझे बहुत देर लग गई उतरने में। इस पर समर बोला, हाँ यार, एक बाँह पर पार्क के अंदर चोट लग गई थी, दूसरी बाँह अभी दर्द करने लगी। समर की बातों का मतलब समझकर रश्मि शर्मा कर रह गई। ऐसे ही धीरे धीरे कब समर रश्मि के दिल में उतरता चला गया वो खुद भी नहीं जान पाई, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कभी भी अपने दिल की बात कह सकती। इसके अलावा एक वजह और भी थी। उसके घर वालों ने बहुत मुश्किल से उसकी पढ़ाई के लिए इतनी दूर भेजा था। माँ ने निकलने से पहले ही कह दिया था कि पढ़ने तो जा रही हो लड़कों के कॉलेज में, मगर प्यार व्यार के चक्कर में मत पढ़ कर आना। वो उन सब का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो उसके बाद उसके आगे की लड़कियों के कॉलेज की पढ़ाई का रास्ता उसकी वजह से बंद हो जाता। एक दिन कृतिका ने अपने जन्मदिन पर रश्मि को आने के लिए कहा तो रश्मि ने साफ मना कर दिया, मगर कृतिका की बार बार जोर देने पे वो मान गई और उसे साफ कह दिया कि वो ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। कृतिका बोली, ठीक है, मेरी माँ सही टाइम पे आ जाना तो ज़्यादा देर नहीं रोकूंगी। शाम को रश्मि तैयार होकर कृतिका के बताए रेस्टोरेंट में पहुँची। वहाँ पर टेबल पर पहले से ही रितेश और समय थे। रश्मि ने एक बार फिर अपनी धड़कनों को संभाला और चुपचाप जाकर कृतिका के गले लगते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश किया और वहीं बैठ गई। इस पर रितेश बोले, अरे भाई समर को भी विश करो, आज समर का भी बर्थडे है। रश्मि ने चौंकते हुए समर की ओर देखा और हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा, हैप्पी बर्थडे। समर ने भी हाथ मिलाते हुए थैंक यू बोला। उसके बाद केक आया। समर ने केक कट किया तो रश्मि बोली, कृतिका तू केक नहीं काटेगी। तो कृतिका ने भी केक काटा और डिनर करके वापस आ गई। अगले दिन समर कॉलेज में बोला कि भाई आजकल का ज़माना तो बहुत ख़राब है, लोग बर्थडे पर केवल विश कर देते हैं, गिफ्ट नहीं देते। रश्मि ने समर की बात को समझते हुए बोला, सॉरी मुझे पता नहीं था कि आपका भी बर्थडे है, नहीं तो मैं गिफ्ट लेकर आती। वैसे भी
मुझे लड़कों को गिफ्ट देने का आइडिया नहीं है। आप बता दीजिए आपको क्या पसंद है, मैं वो ले आऊँगी। समर बोला, कोई बात नहीं, मेरा गिफ्ट उधार रहा, मौका पड़ने पे ले लूँगा। धीरे धीरे फाइनल एग्ज़ाम का समय आ गया। अब कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में मग्न हो गए। आखिर एग्ज़ाम वाले दिन सभी फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि आज के बाद पता नहीं कब मिलना हो, इसीलिए अपने अपने हिसाब से आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे। कुछ ने घूमने का, कुछ ने मूवी का और कुछ ने गेट टुगेदर का प्लान बनाया। मगर कृतिका और रितेश का प्लान इन सब से हटकर था, क्योंकि उन्हें तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था। रश्मि सबके लिए तैयार नहीं हुई। कृतिका ने उसको फोर्स करते हुए कहा, यार प्लीज़ मान जा, अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि तू साथ नहीं जा रही है तो वो मुझे कभी भी परमिशन नहीं देंगी। प्लीज़ यार मान जा, आज आखिरी बार, पता नहीं इसके बाद कब मिले। आखिर रश्मि को मानना ही पड़ा। रितेश अपनी कार ले आया था और उन लोगों ने लॉन्ग ड्राइव का प्लान बनाया था। रश्मि समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, मगर अपनी दोस्ती की खातिर वो जाने को तैयार हो गई थी। गाड़ी रितेश चला रहा था और समर बगल में बैठा हुआ था। पीछे कृतिका और रश्मि बैठ गई। गाड़ी कॉलेज से चलती हाईवे पे पहुंचते ही रितेश ने गाड़ी किनारे लगाई और बोला, समर यार तू पीछे जा, कृतिका को आगे आने दे। मैं तेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए नहीं आया हूँ। रश्मि का दिल बार बार तेज़ी से धड़कने लगा। कृतिका उसको आंख मारते हुए गाड़ी से निकल कर आगे बैठ गई। एक बार फिर ना चाहते हुए भी वो समर के बगल में बैठी थी। कृतिका और रितेश आपस में बातें किए जा रहे थे। रश्मि शांति से खिड़की के बाहर देख रही थी। अचानक समर ने पूछा, तो रश्मि अब आगे का क्या प्लान है? रश्मि बोली, कुछ नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। आप क्या करेंगे? समर बोला, मेरा तो प्लान फिक्स है। पापा का अच्छा खासा बिजनेस है, बस उसी को आगे बढ़ाना है। थोड़ी देर बाद वो एक मूवी हॉल के बाहर रुकी। शायद टिकट पहले से ही बुक थी। कृतिका ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता था कि हम लोग मूवी देखने आ रहे हैं? कृतिका बोली, नहीं यार, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब आ गए तो क्या दिक्कत है देखने में। चारों लोग मूवी हॉल के अंदर पहुँचे। सबसे पहले रितेश बैठा, उसके बगल में कृतिका के बगल में रश्मि और रश्मि के बगल में समर। रश्मि को न चाहते हुए भी बार बार ऐसी awkward स्थिति से गुजरना पड़ रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मूवी में जब कहीं भी बीच में रोमांटिक सीन आता तो असहज हो जाती थी। समर इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था। मूवी देखने के बाद सब ने बाहर आकर लंच किया। बाहर आकर रितेश ने समर को चाबी देते हुए उसके कान में कुछ कहा। समर जैसे ही कार लेकर आया, रितेश और कृतिका पीछे की सीट पे बैठ गई। रश्मि को आगे की सीट पे बैठना पड़ा। पूरे रास्ते उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करी, जबकि रितेश और कृतिका की बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। लौटते समय वो लोग किसी दूसरे रास्ते से आए थे तो सबसे पहले रितेश का घर पड़ा। रितेश ये बोलते हुए उतर गया कि यार मुझे कुछ ज़रूरी काम है, एक काम कर, सबको छोड़ कर तू गाड़ी अपने घर ले जा, मैं कल मंगा लूँगा। थोड़ी देर बाद कृतिका भी अपने घर पर उतर गई। रश्मि भी वहीं उतरने लगी तो कृतिका बोल उठी कि अरे यार तुम क्यों उतर रही हो? अब इतनी रात में अकेले कैसे जाओगी? समय छोड़ देगा ना तुझे हॉस्टल तक। रश्मि बोली, नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। क्यों फरमोल्टी करती हो? समय तुझे छोड़ता हुआ निकल जाएगा। क्यों समर, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? समर बोला, नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, मुझे वैसे भी उधर ही जाना है। सो स्वीट ऑफ यू। कहते हुए कृतिका ने रश्मि को अंदर की तरफ से ढकेलते हुए उसकी साइड वाला दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। अब कार में केवल वो दोनों ही अकेले थे। सिचुएशन awkward होते हुए देखकर समय ने गाना चला दिया। गाना सिचुएशन को और भी awkward बना रहा था। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो, चाहे मुलाकात तो होगी। थोड़ी देर बाद
समर बोला, रश्मि कभी मेरी याद आएगी? रश्मि ने चौंकते हुए समर की तरफ देखा, फिर संभलते हुए बोली, कॉलेज के दिन और दोस्तों तो सॉरी कॉलेज के दिन और दोस्त तो हमेशा याद आते हैं। थोड़ी देर बाद रश्मि का हॉस्टल आ गया। समर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। समर बोला, बाय रश्मि, अपना ध्यान रखना। रश्मि ने भी कहा, ठीक है बाय, तुम भी अपना ध्यान रखना। और कहते हुए रश्मि उतर गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर समर को बाय किया। पता नहीं क्यों रश्मि की आंख भर आई। वो तुरंत पलट गई। वो जानती थी कि समर और उसका मिलना संभव नहीं है, इसीलिए समर को ख्यालों से निकाल कर उसे आगे बढ़ना ही होगा। दिन बीतते गए। रश्मि अपने घर आ गई थी। घर पहुंचते ही माँ ने रश्मि की शादी की बात शुरू कर दी। देख रश्मि, तेरे कहने से बहुत रुक ली, तेरे कहने से तुझे पढ़ा भी दिया, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। रश्मि कुछ नहीं बोली, क्योंकि ये सच भी था कि रिश्ते तो उसके लिए 2 साल पहले ही देखे जा रहे थे, मगर वो अपनी जिद से पढ़ने चली गई थी। रश्मि ने बेमन से हाँ कर दिया और रिश्ते देखने शुरू हो गए। एक दिन जब वो सोकर उठी तो घर में ज़ोर शोर से मेहमानों के आने की तैयारी चल रही थी। माँ ने उसको देखते ही कहा, अरे बेटा उठ गई, चल नहा धो के कुछ खा पी ले, क्योंकि 12 बजे तक लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। रश्मि कुछ नहीं बोली और अपने काम में लग गई। 11 बजे के लगभग रश्मि की भाभी माया एक साड़ी लेकर आई और उसे देते हुए बोली, रश्मि आज यही साड़ी पहन लेना, लड़के वालों ने कहा है वो तुझे साड़ी में देखना चाहते हैं। रश्मि कुछ नहीं बोली। उसने साड़ी ली और तैयार होने लगी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो वाकई वो बहुत सुंदर लग रही थी। रंग तो उसका साफ था ही, उस पर गुलाबी रंग ने उसकी रंगत को और खिला दिया था। बालों को उसने हाफ क्लिप लगाकर खुला छोड़ दिया था। माथे पे छोटी सी बिंदी, होठों पे हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक, एक हाथ में एक कंगन और दूसरे हाथ में घड़ी, कानों में छोटे छोटे ईयरिंग्स और गले में पतली सी चेन। कुल मिलाकर बहुत ही सादगी से वो तैयार हुई थी। तब तक बाहर शोर भी सुनाई देने लगा। उसे समझ आ गया कि लड़के वाले आ गए हैं। थोड़ी देर बाद भाभी उसे लेने के लिए आई। तैयार होकर नजरें नीचे की हुई कमरे में जाकर बैठ गई। तभी एक औरत ने पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रश्मि ने नज़र नीचे की हुई ही जवाब दिया, जी रश्मि। ये शायद लड़की की माँ थी। इसके बाद उन्होंने 2-3 औपचारिक सवाल पूछे और कहा, बहन जी अगर आप ठीक समझो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से बात कर लें। माँ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर इन दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। फिर वो माया से बोली, जा बेटा इन दोनों को रश्मि के कमरे में ले जा। रश्मि ने एक बार भी नज़र उठाकर उन लोगों की तरफ नहीं देखा और उठकर अपने कमरे में चली आई और पलंग के पास खड़ी हो गई। माया लड़के के साथ अंदर आई और कुर्सी देते हुए बोली, बैठिए आप दोनों बातें कर लीजिए। कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर कर चली गई। लड़का कुर्सी पे बैठ गया। रश्मि अभी भी सिर झुकाए यूं ही खड़ी थी। लड़के ने रश्मि से कहा, आप भी बैठिए। इस जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर रश्मि पीछे पलटी और बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि सामने समर बैठा मुस्कुरा रहा था। रश्मि अचानक बोल पड़ी, तो मेरा मतलब है आप यहाँ? मतलब कैसे, क्यों? समर बोला, क्यों मैं शादी नहीं कर सकता क्या? रश्मि बोली, नहीं लेकिन कभी मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं आपने। समर बोला, अरे यार पहले बैठ तो जाओ। रश्मि वहीं पलंग पर धीरे से बैठ गई। समर ने बोलना शुरू किया, तो देखो बात ये है कि पसंद तो तुम मुझे कॉलेज में ही आ गई थी, मगर वहाँ तुम मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं कहती थी और 1-2 बार में ही मैं समझ गया कि अगर मैं तुम्हारे ज़्यादा पीछे पड़ूँगा तो तुम मुझे मजनू टाइप समझ के तुरंत ही रिजेक्ट कर दोगी। कई बार कोशिश की तुमसे बात करने की, मगर तुम बात करने को ही तैयार होती नहीं थी। इस पर रश्मि बोली, मैं तो वैसे भी लड़कों से कम ही बात करती थी, मगर आप तो सबसे बात करते थे, फिर आप मुझसे क्यों बात नहीं करते थे? अरे बाबा मैं डरता था कि अगर ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा तो तुम्हें जितनी बात
सॉरी, तो तुम जितनी बात कर रही हो वो भी नहीं करोगी। कितना पटाना पड़ा है रितेश को तुम्हारे साथ आने के लिए। बस मैं भी तुम्हारे पास बैठने के लिए रितेश और कृतिका को लंबी ट्रीट देनी पड़ी थी। रश्मि का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। समर बोला, और नहीं तो क्या, झूले में भी गधा जानबूझकर मेरे बगल में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से तुम्हें अपने बगल में बिठा पाया था। उसके बदले अगले दिन दोनों को लंच कराना पड़ा था, वो भी महंगे रेस्टोरेंट में। और तो और लास्ट डे मूवी और लॉन्ग ड्राइव के लिए तो मेरी सबसे फेवरेट घड़ी नालायक ने ले ली। रश्मि के चेहरे पे खुशी और आश्चर्य से मिले हुए भाव थे। बार बार सिर्फ तुम्हारे बगल में बैठने के लिए ही हज़ारों रुपए का चूना लगा जाता था, और तुम थी कि मेरी तरफ देखती ही नहीं थी। अब रश्मि आश्चर्य और खुशी से जड़ हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सच में रश्मि आखिरी बार जब मिले थे, घर से कार लाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी, पापा से कितना झूठ बोलना पड़ा था। रश्मि चौंक कर बोली, तो वो कार तुम्हारी थी? और नहीं तो क्या। लॉन्ग ड्राइव पर रितेश कृतिका को नहीं बल्कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता था। रास्ते में सीट चेंज करना, तुम्हें मेरे बगल में भेजना, सब मेरी प्लानिंग का ही हिस्सा था। बहुत मन कर रहा था कि बिछड़ने के पहले तुम्हें एक बार कस के गले लगा लूँ, मगर तुम थी कि केवल बाय बोलकर पलट कर चली गई थी। एक बार फिर ये नहीं देखा कि मैं गाड़ी लेकर वहाँ कितनी देर खड़ा रहा। रश्मि को याद आया कि उसकी आंखें भर आई थी और वो अपने आंसू को छुपाते हुए तुरंत पलट कर चली गई थी। अब रश्मि के सामने एक एक घटना चलचित्र की भांति चलने लगी और समझ में आने लगा कि जितनी भी बातें थी इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि सोची समझी प्लानिंग थी। समर की, रितेश की और साथ में दुष्ट कृतिका की भी, केवल मुझे समर को मिलाने के लिए। अचानक समर की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। समर ने पूछा, तो बोलो फिर नीचे जाकर क्या जवाब देना है। रश्मि का दिल किया कि उसे गले लगा ले और चिल्लाकर ज़ोर ज़ोर से कहे कि वो कब से यही चाहती थी। फिर कुछ सोचकर खड़ी हुई और समर से बोली, देखो मुझे सोचना पड़ेगा और हो सकता है मैं ना बोल दूँ। समर ने आगे बढ़ते हुए उसके गालों पे उंगली फिराई और कहा, ना बोलने से पहले ये याद रख लेना, मेरा बर्थडे गिफ्ट अभी उधार है। कैसा गिफ्ट? बर्थडे तो कृतिका का था। रश्मि समर को चिढ़ाते हुए बोली। समर ने रश्मि के सिर पे हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, इडियट, बर्थडे कृतिका का नहीं मेरा था। कृतिका को तो तुम्हारी वजह से ज़बरदस्ती केक काटना पड़ा, लेकिन अगर क्या मैं अपने बर्थडे में तुमको इनवाइट करता तो तुम आ जाती। मैंने तो बोल दिया था कि तुम्हारे बिना आज बर्थडे नहीं सेलिब्रेट होगा। फिर ये आइडिया तो कृतिका का ही था। मैंने बोला था ना, वक्त आने पे अपना गिफ्ट लूँगा। बेहतर होगा गिफ्ट अपने आप दे दो, वरना मुझे ज़बरदस्ती ही लेना पड़ेगा। रश्मि शर्मा कर उसके गले लग गई और बोली, मेरी तो हाँ कब से थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि हम कभी मिलेंगे। समर बोला, मुझे तो पक्का विश्वास था कि हमारा मिलन एक दिन होकर रहेगा। इस पर रश्मि बोली, हाँ समर, तुम्हारे लिए भी ये मिलन होगा, लेकिन मेरे लिए ये पुनर्मिलन है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताना ज़रूर, और अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।